सबसे पहले तो मैं इस आज भव्य और बहुत ही प्रासंगिक जो राष्ट्रीय गुर्जर अधिवक्ता परिषद द्वारा जो आयोजित आज एक दिवसीय सम्मेलन में सभी मंच के यूनिवर्सिटी हैं जो सरकारी, उस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं रोजगार की रहती है। वहाँ से लॉ करने के बाद में LLM और आगे जो भी PhD करने के बाद में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो लॉ में टीचिंग और रिसर्च की है, तो उसमें अपने सिंगल खाली रहता है। और यहाँ भी मैंने दूसरा ये देखा, आजकल लोग सर अभी डिजिटल मीडिया इनके बारे में टेक्निकल है सर, आप कह रहे थे कि बड़ा बोरिंग नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसको व्याख्यान देने वाला ही दे सकता है। यहाँ जो है तो यहाँ प्रोफेशनल आजकल डिजिटल ही रहा है और उसमें सोशल मीडिया का ही रहा है, उसमें लोग बाग या एडवोकेट हर कोई उसी में बिजी रहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है राजस्थान हाई कोर्ट में 82 एडवोकेट्स कोटे की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई और उसमें जुडिशियल ऑफिसर की अलग से एग्ज़ाम होती है। तो आप आश्चर्य ये बात सुनकर करेंगे कि उनमें केवल एक ही सिंगल कैंडिडेट मनीष कुमावत पास हुआ। अब कभी आपने सोचा क्यों नहीं? हमने भी 2001 के बैच में जब हम टीचिंग में थे तो वहाँ हमने पढ़ाते अध्यापन करते हुए वकालत हाई कोर्ट में करते रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते रहे, तो हम ऑल इंडिया जो है उसमें पहली पोजीशन प्राप्त करी। और टेक्निकल कारण है कि वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो एक अपॉर्चुनिटी है। और आज का ये है कि डिजिटल इसमें मीडिया में खो गए, उनमें मटेरियल कोई ढंग से प्रमाणिक आता नहीं है और उसको पढ़ लेते हैं। और जो हमारी हार्ड जो पुस्तकों लाइब्रेरी, हार्ड लाइब्रेरी में ई लाइब्रेरी की बनिस्पत हार्ड जो पुस्तकें पढ़ते हैं, बेयर एक्ट पढ़ते हैं, उसमें सटीक अपने दिमाग में जो भी लीगल इम्प्लीकेशन और इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसका बेहतर से बेहतर जवाब वो जब भी दे पाता है जब अपना हार्ड जो पुस्तक है अवेलेबल स्टैंडर्ड ऑथर की उनको पढ़ेंगे, तब भी आपको दाना वो पढ़ सकते हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हैं। या मैं लीगल इश्यू इसलिए मैंने जो चुना है क्योंकि आपको दाना सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन का है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई वकालत करना चाहे तो और कर रहे हैं तो उनमें लीगल इश्यूज क्या है और उनमें आपको रिपीटिशन है, किस प्रकार से आपको दाना बनाई जाती है और क्या क्या चैलेंजेज है। मान लीजिए अभी बर्निंग इशू आप यही ले लीजिए, आर्टिकल 142 और 145। अभी महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो केरल जो वहाँ है विधान पालिका द्वारा जो बिल पेंडिंग थे और उनके ऊपर लेके टाइम बाउंड जो है जो इंस्ट्रक्शन जारी किए, तो अभी एडवाइजरी जो है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट उसमें सुप्रीम कोर्ट को आपको आर्टिकल 143 में रेफर किया मामला कि क्या न्यायपालिका को जब संविधान में किसी प्रकार का टाइम लिमिट नहीं है और फिर भी क्या मान लीजिए उसको निर्देश जो कि महामहिम जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या कोई है उनकी भी आपको दान नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से होती है, तो क्या उनकी ये डायरेक्शन देना उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इनहेरेंट पावर के अंतर्गत आता है। तो अभी हाल ही में आपको दाना एडवाइजरी जुडिक्शन आर्टिकल 143 में महामहिम राष्ट्रपति ने जो क्वेश्चन करते हुए अभी आपको दाना जो लार्जर बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है मामला। और इसके अलावा बहुत सारी जो संविधान में चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को अगर मान लीजिए आप सीखेंगे एक एक इश्यू क्या हो सकता है और किस प्रकार से हम हाई कोर्ट में मान लीजिए चुनौती दे सकते हैं, तो ये बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो इनमें सबसे पहले तो आपको दाना स्टेट संबंधी आती है, नए राज्यों का मान लीजिए क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, उसमें कई बार असम पुराने राज्य हैं उनमें भाषा के आधार पर और इसी प्रकार से क्षेत्र के आधार पर अलग अलग राज्यों का आंदोलन जब भी किया तो वहाँ मान लीजिए अलग अलग राज्यों का जो सृजना की गई उनमें जो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो है
आंध्र प्रदेश था जो भाषा के आधार पर जो किया। इसी प्रकार से क्षेत्र के आधार पर जो, क्योंकि तमिल भाषी है, पहले मद्रास राज्य था उसको तमिलनाडु नामांतरण किया, और उसके बाद में क्षेत्रीय जो उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है, इनमें भी और नए राज्यों का अभी मान लीजिए जो कई मांग उठ रही है, तो वहाँ भी आपको दाना संवैधानिक इश्यूज आते हैं, इम्प्लीकेशन आते हैं, तो उनमें जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए आपको दाना खतरा भी उत्पन्न होता है। क्योंकि वहाँ जो आपातकाल में मान लीजिए आपात स्थिति या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पुलिस को भी आपको दाना लॉ एंड ऑर्डर का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ अभी देख लीजिए आंतरिक अशांति, अभी मान लीजिए पहलगांव का इश्यू हुआ, और उसमें भी मान लीजिए किस प्रकार से राष्ट्रीय क्या लाइबिलिटी अभी इश्यूज हैं, जब कौन कौन से आतंकवादियों को लीगल प्रोविज़न के अनुसार उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई करनी चाहिए इंटरपोल से जो भी हैं, और उनका मान लीजिए विधिक आयोग लॉ मिनिस्ट्री ने पूरी प्रक्रिया करी नहीं, और उससे पहले मान लीजिए सारी, तो अब आपको दाना उसके बाद में ठीक है, हालांकि ये सारी कार्रवाई कर ली गई, लेकिन फिर भी आपको दाना संसद में जब चलेगी तो कई विचारणीय प्रश्न ज्वलंत उठाए जा सकेंगे। तो इनमें देखिए इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिसोर्सेज है, अलग अलग राज्यों को इसी प्रकार से जो एलोकेशन ऑफ सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड, इसमें भी आपको दाना कौन से राज्य को कितना अनुदान दिया जाएगा वो आर्टिकल 275 में जो किया जाता है। इसी प्रकार से संसाधनों का जो अंतर्राज्यिक विवाद, इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसके बाद में देखिए इंटर डिस्टर्बेंस विद द स्टेट, द सेंटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, राज्यों में आंतरिक अशांति और संघ का दायित्व क्या है। इसी प्रकार से आपको दाना है फेडरल कम्युनिटी रिलेशनशिप ऑफ द ट्रस्ट एंड फेथ। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है टाइम जो है और टाइम लिमिट है, इसलिए मैं आज यहीं जो है कुल मिला के ये है कि अपने बच्चों को, हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Like, we really wish we could listen to you a little more, but unfortunately, due to time constraints, we have to move on. Now, I will request Dr. Vinod Bidhuri ji to kindly grace us. Only 5 to 7 minutes. Yes. All right. Time fix kar देंगे. All right. Distinguished judges, my colleague, learners, senior counsels, this is the time of artificial intelligence. Coming to the point directly, as I am talking about on a point which is very important nowadays. इसका थोड़ा इको ठीक करोगे भाई? इसका इको थोड़ा ठीक करो। ये यूज़ कर लीजिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ, if that's okay, यहाँ से कोई। हेलो, यस, थैंक यू। देखिए, कमिंग टू द पॉइंट, आज जो ज़माना है वो हम एक टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं सर। एक टाइम था जब बैनर और पोस्टर हाथ से बनाए जाते थे, उसके बाद प्रिंटिंग शुरू हुई, प्रिंटिंग ने दुनिया को बदला। उसी तरह से लॉयर को भी अपने आप को बदलना चाहिए। आज जो नई जनरेशन हमारी आ रही है और जो हमारे एक्सपीरियंस लॉयर कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, हम लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। ये जो ताकत है हमारे हाथ में, ये ताकत कई गुना हो जाती है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके साथ, इस गैजेट के साथ थ्रू इंटरनेट जुड़ जाती है। आज हम उस युग में हैं जहां कई करोड़ और अरबों का ट्रांजैक्शन कॉइन्स के रूप में ब्लॉकचेन से विद इन सेकंड किया जा सकता है। तो हमारे लॉयर्स को भी आज अपने आप को उतना अपडेट करना होगा,
ये सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब चलाने के लिए नहीं है, ये आज टाइम है। मैं एक छोटा सा, सबसे सिंपल, हम गूगल सब लोग यूज़ करते हैं, तो गूगल का एक AI आया है जेमिनी। अगर मैं जेमिनी पे एक छोटा सा ड्राफ्ट करना चाहूँ या डीप सी को लेकर के मैं कोई एक एप्लीकेशन तैयार करना चाहूँ, या मैं इस फंक्शन के लिए ही एक लेक्चर तैयार करना चाहूँ, तो जो 4 लोग मिल करके, 4 असिस्टेंट मिल करके हमें करके देते थे, वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से की जा सकती हैं। बट इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। दिस इज स्टिल ए मशीन। इसके अंदर ना दिल है ना दिमाग है। ये एक प्रोसेसिंग फॉर्मेट है जिसके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जैसे बाइनरी सिस्टम के लिए सर अभी बात कर रहे थे, तो बाइनरी की अभी 3rd स्टेज को कवर करके 7D में हम लोग आ गए हैं। जनरेशन चेंज हो गई है। अगर आज हम एविडेंसेस को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको शेयर करूंगा कि मैंने जेमिनी को खोला और जेमिनी पे मैंने लिखा like as an advocate Supreme Court of India speech in a lawyer conference. So it will start like this. Distinguished judges, esteemed colleagues, learned seniors and dear friends. It is an honor and a privilege to stand before you today, not just as an advocate of the Supreme Court of India, but as a fellow traveler on this remarkable journey of law. We gather here, united by our shared passion for justice, our commitment to the rule of law, and our unwavering belief in the power of legal principles to shape a more equitable society. So, this is the one example I am giving you. So now, like this conference where we are doing this all, it can be very easily through AI we can generate a whole phenomena. कौन बोलेगा, किसके साथ बोलेगा, कैसे डिस्कस करेगा, कौन किसको करेगा, वो सब के मोबाइल पे एक ही ऐप से हम सब डिज़ाइन कर सकते हैं। हम जैसे जूम मीटिंग्स करते हैं या हम गूगल मीट करते हैं या हम कोई, सर ने अभी जो एविडेंस की बात हमें की थी और उन फार्मूलाज के लिए हमें बात की थी, तो क्यों ना सर का जो एक वीडियो तैयार होता है उसको हमारे वेबसाइट के ऊपर। यूनिवर्सिटी हैं जो सरकारी, उस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं रोजगार की रहती है। वहाँ से लॉ करने के बाद में LLM और आगे जो भी PhD करने के बाद में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो लॉ में टीचिंग और रिसर्च की है, तो उसमें अपना सिंगल खाली रहता है। और यहाँ भी मैंने दूसरा ये देखा, आजकल लोग, सर अभी डिजिटल मीडिया इनके बारे में टेक्निकल है, सर आप कह रहे थे कि बड़ा बोरिंग नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसको व्याख्यान देने वाला ही दे सकता है। यहाँ जो है तो यहाँ प्रोफेशनल आजकल डिजिटल ही रहा है और उसमें सोशल मीडिया का ही रहा है, उसमें लोग बाग या एडवोकेट हर कोई उसी में बिजी रहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है राजस्थान हाई कोर्ट में 82 एडवोकेट्स कोटे की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई और उसमें जुडिशियल ऑफिसर की अलग से एग्ज़ाम होती है। तो आप आश्चर्य ये बात सुनकर करेंगे कि उनमें केवल एक ही सिंगल कैंडिडेट मनीष कुमावत पास हुआ। अब कभी आपने सोचा क्यों नहीं? हमने भी 2001 के बैच में जब हम टीचिंग में थे तो वहाँ हमने पढ़ाते अध्यापन करते हुए वकालत हाई कोर्ट में करते रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते रहे, तो हम ऑल इंडिया जो है उसमें पहली पोजीशन प्राप्त करी। और टेक्निकल कारण है कि वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो एक अपॉर्चुनिटी है। और आज का ये है कि डिजिटल इसमें मीडिया में खो गए, उनमें मटेरियल कोई ढंग से प्रमाणिक आता नहीं है और उसको पढ़ लेते हैं। और जो हमारी हार्ड जो पुस्तकों लाइब्रेरी, हार्ड लाइब्रेरी में ई लाइब्रेरी की बनिस्बत हार्ड जो पुस्तकें पढ़ते हैं, बेयर एक्ट पढ़ते हैं, उसमें सटीक अपने दिमाग में जो भी लीगल इम्प्लीकेशन और इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसका बेहतर से बेहतर जवाब वो जब ही दे पाता है जब अपना हार्ड जो पुस्तक है अवेलेबल स्टैंडर्ड ऑथर की, उनको पढ़ेंगे तब भी आपको दाना वो पढ़ सकते हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हैं। या मैं लीगल इशू इसलिए मैंने जो चुना है क्योंकि आपको दाना सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन का है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई वकालत करना चाहे तो और कर रहे हैं तो उनमें लीगल इश्यूज क्या है और उनमें आपको रिपीटिशन है, किस प्रकार से आपको धारणाएं बनाई जाती है,
और क्या क्या चैलेंजेज है। मान लीजिए अभी बर्निंग इशू आप यही ले लीजिए, आर्टिकल 142 और 145। अभी महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो केरल जो वहाँ है विधान पालिका द्वारा जो बिल पेंडिंग थे और उनके ऊपर लेके टाइम बाउंड जो है जो इंस्ट्रक्शन जारी किए। तो अभी एडवाइजरी जो है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट को आपको आर्टिकल 143 में रेफर किया मामला कि क्या न्यायपालिका को जब संविधान में किसी प्रकार का टाइम लिमिट नहीं है और फिर भी क्या मान लीजिए उसको निर्देश जो कि महामहिम जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या कोई है उनकी भी आपको दान है नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से होती है। तो क्या उनकी ये डायरेक्शन देना उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इनहेरेंट पावर के अंतर्गत आता है। तो अभी हाल ही में आपको दान है एडवाइजरी जुडिक्शन आर्टिकल 143 में महामहिम राष्ट्रपति ने जो क्वेश्चन करते हुए अभी आपको दान है जो लार्जर बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है मामला। और इसके अलावा बहुत सारी जो संविधान में चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को अगर मान लीजिए आप सीखेंगे एक एक इश्यू क्या हो सकता है और किस प्रकार से हम हाई कोर्ट में मान लीजिए चुनौती दे सकते हैं, तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इनमें सबसे पहले तो आपको दाना स्टेट संबंधी आती है, नए राज्यों का मान लीजिए क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। उसमें कई बार असम पुराने राज्य हैं उनमें भाषा के आधार पर और इसी प्रकार से क्षेत्र के आधार पर अलग अलग राज्यों का आंदोलन जब भी किया तो वहाँ मान लीजिए अलग अलग राज्यों का जो सृजना की गई उनमें जो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश था जो भाषा के आधार पर जो किया। इसी प्रकार से क्षेत्र के आधार पर जो क्योंकि तमिल भाषी है पहले मद्रास राज्य था उसको तमिलनाडु नामांतरण किया और उसके बाद में क्षेत्रीय जो उत्तराखंड है झारखंड है छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है इनमें भी और नए राज्यों का अभी मान लीजिए जो कई मांग उठ रही है तो वहाँ भी आपको दाना संवैधानिक इश्यूज आते हैं, इम्प्लीकेशन आते हैं। तो उनमें जो देश की एकता अखंडता संप्रभुता और सुरक्षा के लिए आपको दाना खतरा भी उत्पन्न होता है क्योंकि वहाँ जो आपातकाल में मान लीजिए आपात स्थिति या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पुलिस को भी आपको दाना लॉ एंड ऑर्डर का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ अभी देख लीजिए आंतरिक अशांति अभी मान लीजिए पहलगांव का इश्यू हुआ और उसमें भी मान लीजिए किस प्रकार से राष्ट्रीय क्या लाइबिलिटी अभी इश्यूज हैं जब कौन कौन से आतंकवादियों को लीगल प्रोविज़न के अनुसार उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई करनी चाहिए इंटरपोल से जो भी हैं और उनका मान लीजिए विधिक आयोग लॉ मिनिस्ट्री ने पूरी प्रक्रिया करी नहीं और उससे पहले मान लीजिए सारी तो अब आपको दाना उसके बाद में ठीक है हालांकि ये सारी कार्रवाई कर ली गई लेकिन फिर भी आपको दाना है संसद में जब चलेगी तो कई विचारणीय प्रश्न ज्वलंत उठाए जा सकेंगे। तो इनमें देखिए इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिसोर्सेज है अलग अलग राज्यों को इसी प्रकार से जो एलोकेशन ऑफ सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड इसमें भी आपको दाना कौन से राज्य को कितना अनुदान दिया जाएगा वो आर्टिकल 275 में जो किया जाता है। इसी प्रकार से संसाधनों का जो अंतर्राज्यिक विवाद इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसके बाद में देखिए इंटर डिस्टर्बेंस विद द स्टेट द सेंटर रेस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों में आंतरिक अशांति और संघ का दायित्व क्या है। इसी प्रकार से आपको दाना है फेडरल कम्युनिटी रिलेशनशिप ऑफ द ट्रस्ट एंड फेथ। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है टाइम जो है और टाइम लिमिट है इसलिए मैं आज यहीं जो है कुल मिला के ये है कि अपने बच्चों को हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच।